नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है करियर कॉन्वेंट में। और आज हम डिस्कस करने वाले एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस, जिसे हम शॉर्ट में एमएसए भी कह देते हैं। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमें समझने की जरूरत है कि एमएसए है क्या। तो उसके हम यहाँ पर डेफिनेशन पे बात करेंगे। और डेफिनेशन में देखिए, सबसे पहले हमें समझने की रिक्वायरमेंट है कि मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस की बात करते हैं तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पहली चीज़ है वो है मेजरमेंट। तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर ये मेजरमेंट है क्या। देखिए, मेजरमेंट है क्या। मेजरमेंट की अगर मैं डेफिनेशन की बात करता हूँ तो मेजरमेंट की डेफिनेशन कहती है द असाइनमेंट ऑफ नंबर्स टू मटेरियल थिंग्स टू रिप्रेजेंट द रिलेशंस अमंग देम विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज। सो बेसिकली मेजरमेंट हम करते क्या है। मेजरमेंट में हम किसी फिजिकल प्रॉपर्टीज को असाइन करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज को कोई नंबर असाइन करते हैं। कोई फिजिकल थिंग्स हो सकती है जिसकी कोई फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसे हमें एक नंबर असाइन करना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हम किसी बात करते हैं लंबाई की। हम करते हैं कि आपकी लंबाई, रमेश की लंबाई 5 फुट 3 इंच है। तो रमेश यहाँ पे क्या है, रमेश यहाँ पे एक फिजिकल एक बीइंग है, एक ह्यूमन बीइंग है जिसकी हम प्रॉपर्टी हम क्या ले रहे हैं, हम उसकी लेंथ की बात कर रहे हैं। और उसकी लेंथ को हम एक नंबर असाइन कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि रमेश की जो लेंथ है, रमेश की जो हाइट है वो 5 फीट 2 इंच है। तो यहाँ पे हमने हाइट की बात की है और हम उसकी हाइट की प्रॉपर्टी को यहाँ पे बता रहे हैं। तो अब इस चीज को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि हम जब लेंथ या हाइट की बात करते हैं तो वहां पे हमें गेज की रिक्वायरमेंट होती है। गेज यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। देखिए, गेज यहाँ पे कोई भी डिवाइस हो सकती है जो कि उस मेजरमेंट को अचीव करने के लिए रोल प्ले करती है या वहाँ पे काम आती है। तो हम जैसे अगर हम सिंपल कहते हैं कि भाई रमीज की जो हाइट है 5 फुट 2 इंच है, तो वहां पे हमें ऑब्वियस बात है, हमें एक स्केल की रिक्वायरमेंट होगी। एक हो सकता है वो आपका एक मेजरमेंट कोई आप फीता ले लें या कोई स्केल ले लें जिससे आप उसकी हाइट को मेजर कर सकें। सिमिलर वे में हम शॉप फ्लोर की बात करते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट तरह के जो मेजरमेंट्स में इंस्ट्रूमेंट्स काम आने वाले होते हैं, जैसे गो नो गो गेज, वर्नियर कैलिपर और हाइट गेज। इस तरह के काफी सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि गेज की श्रेणी में आते हैं, गेज कहलाते हैं। मेजरमेंट सिस्टम की हम बात करते हैं कि मेजरमेंट सिस्टम में एक्चुअल में क्या फैक्टर्स हैं या क्या इसके फैक्टर्स होते हैं मेजरमेंट सिस्टम के। तो देखिए, मेजरमेंट सिस्टम में एक इंस्ट्रूमेंट की बात होती है। इसका मतलब है कि मेजरमेंट सिस्टम में हम इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, किसी स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, मेथड्स की बात करते हैं, फिक्चर्स की बात करते हैं, एक सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, पर्सनल की बात करते हैं, और एनवायरमेंट और एजम्पशंस की बात करते हैं। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिसकी हेल्प से हम किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी को एक नंबर असाइन करते हैं। इन पे हम डिटेल में आगे वाले स्लाइड्स में बात करेंगे। सिंपल अभी यहाँ समझने की रिक्वायरमेंट ये है, यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि जब हम मेजरमेंट सिस्टम की बात करेंगे तो उसके ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि हमें कंसिडर करने होते हैं ड्यूरिंग जब हम किसी फिजिकल प्रॉपर्टी को कोई नंबर असाइन करते हैं। ठीक है, मेजरमेंट सिस्टम को मैं इस स्लाइड के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि मेजरमेंट सिस्टम के एलिमेंट्स जो हैं वो इक्विपमेंट है, सॉफ्टवेयर है, एनवायरनमेंट है, मेथड्स हैं, पर्सनल है। इट मीन्स विद द हेल्प ऑफ दीज थिंग्स, इक्विपमेंट, सॉफ्टवेयर, एनवायरनमेंट, मेथड्स एंड पर्सनल्स, हम इनकी हेल्प से एक मेजरमेंट सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि ये सारे एलिमेंट्स और इन एलिमेंट्स की हेल्प से ही हम किसी मेजरमेंट सिस्टम के थ्रू कोई वैल्यू अचीव कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमने समझा कि मेजरमेंट सिस्टम है क्या और उसके फैक्टर्स क्या हैं। बट हम जब एनालिसिस की बात करते हैं तो क्वेश्चन आता है मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस, बट हाउ, कैसे कैसे हम मेजरमेंट सिस्टम को कर सकते हैं। तो जैसे किसी भी चीज़ को करने के लिए, किसी भी थ्योरी को प्रूव आउट करने के लिए डिफरेंट टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ पे भी इस एनालिसिस को करने के लिए हमें डिफरेंट तरह के टूल्स के, डिफरेंट तरह के कॉन्सेप्ट्स को समझने की जरूरत होती है। तो मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वह है स्टेबिलिटी, रिपीटेबिलिटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, बायस और लीनियरिटी। इसका मतलब ये है कि इन कॉन्सेप्ट्स की हेल्प से हम किसी मेजरमेंट सिस्टम को एनालिसिस कर सकते हैं और हमें दे सकते हैं कि मेजरमेंट सिस्टम कितना इफेक्टिव है। देखिए, जब हम बात करते हैं मेजरमेंट सिस्टम की तो मेजरमेंट सिस्टम में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, डेटा को कैप्चर कर रहे हैं। तो यहाँ पे डेटा की क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। डेटा की क्वालिटी की हम बात करते हैं तो दो एरर्स होती हैं बेसिकली, जिन्हें हम बायस और वेरिएंस कहते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एरर्स हैं जब हम मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस करते हैं तो हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि इन एरर्सों में कम से कम रखा जाए। अदरवाइज देखिए, इससे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा।
अगर हम किसी प्रोसेस की बात करते हैं, प्रोसेस की कैपेबिलिटी की बात करते हैं, तो प्रोसेस की कैपेबिलिटी एक्चुअल में अगर इसमें एरर्स हैं, आपके मेजरमेंट सिस्टम में एरर्स हैं, तो क्या होगा? आप जो प्रोसेस की कैपेबिलिटी निकालते हो ये आपकी एक्चुअल कैपेबिलिटी प्लस एमएसए, यानी कि आपका जो मेजरमेंट सिस्टम है उसकी कैपेबिलिटी को क्लब करके आपको मिलेगा। और यहाँ पे आपका जितना एमएसए की एरर जितनी ज्यादा होगी, यानी कि आपका एमएसए जितना ज्यादा एरर शो करेगा, तो आपको जो एक्चुअल कैपेबिलिटी अपनी प्रोसेस की मिलेगी वो सही नहीं मिलेगी। इसलिए ये रिक्वायरमेंट होती है कि हम अपने प्रोसेस को, हम अपने मेजरमेंट सिस्टम को समझें, और हम मेजरमेंट सिस्टम की जो एरर्स हैं, हम बायस की बात करते हैं, वेरिएंस की बात करते हैं, तो इन दोनों एरर्स को हम मिनिमम करें। अब ये मिनिमम कैसे करनी है, या हमें कैसे फाइंड आउट करना है कि हमारे सिस्टम में, मेजरमेंट सिस्टम में कितनी बायसनेस है, कितना वेरिएंस है, ये हम आगे समझेंगे। ठीक है, मेजरमेंट सिस्टम को मैंने थोड़ा सा और डिफाइन करने की कोशिश की है कि मेजरमेंट सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका स्कोप क्या है। तो ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है। मेजरमेंट सिस्टम, मैं यहाँ पे डेफिनेशन को नहीं पढ़ूंगा, मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे कि मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस की बात करनी है तो हमें मेजरमेंट सिस्टम का एनालिसिस करना है, और एनालिसिस करके फाइंड आउट करना है कि इसमें कुछ एरर्स हैं, तो उन एरर्स को मिनिमम करना है। और इन मिनिमम एरर्स के साथ हमें एक एक सही वैल्यू असाइन करनी है उस फिजिकल प्रॉपर्टी को। ठीक है। स्कोप क्या है? स्कोप की हम बात करते हैं तो इसमें सारे जो आपके इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट सिस्टम्स होते हैं या टेस्टिंग इक्विपमेंट्स होते हैं, या शॉप फ्लोर में, प्रोडक्शन शॉप फ्लोर में जिस तरह के भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे हैं, आपके इवन आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आपके जो पर्सनल्स यहाँ पे जो आपके अप्रेजर्स हैं, या आपके जो मैन पावर है जो कि उन इंस्ट्रूमेंट को यूज करती है, ये सारे इसके स्कोप में आते हैं। और मेजरमेंट सिस्टम आपके सब जगह पे एप्लीकेबल है, हर इंस्ट्रूमेंट पे, हर टेस्टिंग इक्विपमेंट पे ये एप्लीकेबल होता है। हम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे साथियों। हम ट्रू वैल्यू की बात करेंगे, ट्रू वैल्यू, रेफरेंस वैल्यू। तो यहाँ पे समझने की जरूरत है कि ट्रू वैल्यू क्या होती है, रेफरेंस वैल्यू क्या होती है। तो इसे समझाने के लिए मैं एक अगली स्लाइड पे जाऊंगा। देखिए, ट्रू वैल्यू क्या है? बेसिकली ट्रू वैल्यू वो वैल्यू है जो कि कंट्रोल सिस्टम में अचीव होती है। ठीक है। अब ट्रू वैल्यू को हमेशा नहीं निकाल सकते, क्योंकि ट्रू वैल्यू को निकालने के लिए कुछ सर्टेन रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं जिसके थ्रू ही ट्रू वैल्यू अचीव हो सकती है। मैंने यहाँ पे द केजी स्टोरी की बात की है। केजी स्टोरी का मतलब मैंने यहाँ पे इस तरह समझा है कि देखिए, किलोग्राम की मैं यहाँ पे बात करता हूँ, और आपको एसआई यूनिट्स के बारे में पता हुआ। एसआई यूनिट्स में बेसिकली 6 तरह की डिफरेंट यूनिट्स पे की डेफिनेशन दी गई है, और उसमें केवल किलोग्राम एक ऐसी किलोग्राम की डेफिनेशंस, एक ऐसी डेफिनेशंस थी जो कि फिजिकल एक ऑब्जेक्टिव के बेस पे दी गई थी। इसका मतलब यह है कि लगभग मोर देन 100 ईयर से पेरिस में एक वेट रखा हुआ है, एक वेइंग स्केल पे, एक, सॉरी नॉट वेइंग स्केल पे, एक वेट रखा हुआ है जिसे ली ग्रैंड के नाम से जाना जाता है। और इस वेट को माना जाता है कि ये वेट एक्चुअल में 1 किलोग्राम को डिफाइन करता है। बट ओवर द टाइम, हालांकि ये जो वेट है, ये बेसिकली क्या है? ये प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर का एक ब्लॉक बना हुआ है। और जैसा मैंने बताया कि ओवर द 100 ईयर ये रखा गया है, और समय के साथ साथ इसमें भी लॉस हो रहा है। अभी रिसेंटली 2019 में जब इस पे देखा गया, साइंटिस्ट बैठे और इसे दोबारा से एनालिसिस किया गया, तो देखा गया कि ये लगभग 50 माइक्रोग्राम्स का अपना वेट लॉस कर चुका है। तो वहां पे साइंटिस्ट जो बैठे थे, उन्होंने ये समझा कि ये अपना चूंकि लॉस कर रहा है अपना वेट, और वी कैन नॉट मेक दिस एज ए स्टैंडर्ड फॉर लॉन्ग टाइम, क्योंकि अगर ये 100 सालों में 50 माइक्रोग्राम लॉस कर गया है, तो आने वाले टाइम में ये और लॉस करता चले जाएगा। जो हम किलोग्राम आज पूरी दुनिया में जो हम किलोग्राम की बात करते हैं, स्टैंडर्ड वेट 1 केजी की बात करते हैं, तो वो सिस्टम कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगा। तो साइंटिस्ट ने बैठ के इसकी डेफिनेशन को रिडिफाइन किया। और अभी जो किलोग्राम की जो नई डेफिनेशन निकल के आई है, वो प्लैंक कॉन्स्टेंट्स के फॉर्म में निकल के आई है। इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए हम एक नई स्लाइड्स पे या एक नए वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पे मैंने केवल आपको ये समझाने की कोशिश की है कि ये ट्रू वैल्यू को डिफाइन करता था। बट ट्रू वैल्यू भी ओवर द टाइम, क्योंकि इसमें भी लॉस हो रहा था इसके वेट में, जैसे कि 50 माइक्रोग्राम का लॉस हुआ, तो साइंटिस्ट ने मिलकर इसकी डेफिनेशन को रिडिफाइन किया। तो आप समझ चुके हैं कि ट्रू वैल्यू क्या है। ट्रू वैल्यू वो वैल्यू है जो कि कंट्रोल कंडीशन में अचीव होती है, और दुनिया में बाकी जितनी भी वैल्यूज होती है वो रेफरेंस वैल्यू है। देखिए, ट्रू वैल्यू क्या है? एक्चुअल वैल्यू ऑफ एनी आर्टिफैक्ट। ठीक है। अननोन है, अननोन है,
अननोन का मतलब है कि स्टैंडर्ड वैल्यू एक ही है, उसके अलावा जो बाकी वैल्यू है उसके रेप्लिकाज हैं। रेफरेंस वैल्यू की बात करते हैं, एक्सेप्टेड वैल्यू फॉर एनी आर्टिफैक्ट रिक्वायर एन ऑपरेशनल डेफिनेशन यूज्ड एज ए सरोगेट ऑफ ट्रू वैल्यू। तो हम जैसे मैंने आपको किलोग्राम का एग्जांपल दिया, तो वो जो पेरिस पे रखा गया वेट है वो स्टैंडर्ड वेट है, और उसके अलावा जो बाकी सारे वेट हम यूज करते हैं वो सारे रेफरेंस वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम जब हम बात करते हैं एनवायरनमेंट में, मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट में, शॉप फ्लोर की बात करते हैं, तो वहाँ पे जो वैल्यूज हम असाइन करते हैं या जो वैल्यूज में मिलती हैं वो सारी रेफरेंस वैल्यूज होती हैं, क्योंकि उतना कंट्रोल कंडीशंस वी कैनॉट अचीव और वी कैनॉट एबल टू प्रोवाइड इन एनवायरनमेंट और इन मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट। क्योंकि जब एसआई यूनिट्स में डिफरेंट तरह की सिट्स यूनिट्स पे डेफिनेशन दी गई, तो वो जो डेफिनेशन निकाली गई हैं वो एक कंट्रोल कंडीशंस में और काफी ज्यादा रिसर्च एनालिसिस के बाद निकाली गई हैं। ठीक है, मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस को हम ब्रॉडली डिफाइन करें तो ये प्रोसेस वेरिएशन और मेजरमेंट सिस्टम मेजरमेंट वेरिएशन का कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब ये है कि मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस में प्रोसेस वेरिएशन और मेजरमेंट वेरिएशन दोनों को क्लब करके मेजरमेंट सिस्टम की एनालिसिस की जा सकती है। मेजरमेंट वेरिएशन की बात करते हैं तो मेजरमेंट वेरिएशन बेसिकली एक्यूरेसी और प्रिसीजन पे डिपेंड करता है, और एक्यूरेसी को निकालने के अगेन तीन तरीके हैं जिसमें हम बायसनेस की बात करते हैं, बायसनेस, लीनियरिटी और स्टेबिलिटी। इसका मतलब ये भी है साथियों कि इन तीनों से ही हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो कितना एक्यूरेट है। हम प्रिसीजन की बात करते हैं तो प्रिसीजन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो फंडामेंटल्स मैथोलॉजी है, जिसे हम रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी की बात करते हैं, और बेसिकली गेज आर एंड आर के हेल्प से हम प्रिसीजन को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने एक्यूरेसी और प्रिसीजन को समझाने की कोशिश की है। आप यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि एक्यूरेट, ये जो बुल साई पे जो निशाने लगाए गए हैं, इट इज नीदर एक्यूरेट नॉर प्रिसाइज। ये एक्यूरेट है बिकॉज चूंकि ट्रू वैल्यू, बिकॉज चूंकि सेंटर के जितने ज्यादा करीब होंगे तो ये इतना एक्यूरेट कहलाएगा, बट ये प्रिसाइज नहीं है। प्रिसाइज इसलिए नहीं है कि हर अटेम्प्ट में जो एम्स हैं वो स्प्रेड फैले हुए हैं। हम यहाँ पे बात करते हैं अगले इसमें साथियों, इस पिक्चर में, इसमें तो यहाँ पे देखिए ये एक्यूरेट नहीं है बट प्रिसाइज है, क्योंकि ये एक्यूरेट इसलिए नहीं है कि ये टुवर्ड सेंटर नहीं है, बट ये हर अटेम्प्ट में जितने भी जो स्पॉट्स हैं वो एक पर्टिकुलर एक ही जगह पे हैं, तो वी कैन से कि ये प्रिसाइज है। और चौथे इसमें हम देखते हैं साथियों, ये एक्यूरेट और प्रिसीजन दोनों को डिफाइन करता है। तो हम समझ सकते हैं कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन का डिफरेंस ये है कि एक्यूरेसी जितना नियर द सेंटर या नियर द सेंटर वैल्यू जो होगा वो एक्यूरेट कहलाएगा, और प्रिसीजन का ये मतलब है कि हर अटेम्प्ट में अगर हमारी जो वैल्यूज हैं हमें वही वैल्यूज मिल रही हैं तो वो उतना प्रिसाइज मेजरमेंट हमारा कहलाएगा। तो ये बेसिकली बेसिक डिफरेंस है एक्यूरेसी और प्रिसीजन में। देखिए, अब हम एक एक करके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे बायसनेस की। तो बायसनेस क्योंकि एक्यूरेसी का ही एक कॉन्सेप्ट है, तो एक्यूरेसी को इसमें हमने ब्रैकेट में लिया है। तो बेसिकली क्या है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड एवरेज ऑफ मेजरमेंट एंड द रेफरेंस वैल्यू। तो बेसिकली क्या है, रेफरेंस वैल्यू और मेजरमेंट सिस्टम से जब आप किसी वैल्यूज को निकालेंगे, तो आप अगर लेट से आप कहते हैं मैंने 10 20 वैल्यू निकाली है, तो हम 20 वैल्यू को जब एवरेज आउट करेंगे तो रेफरेंस वैल्यू और उनका जो एवरेज आउट करके जो वैल्यू आएगी उससे डिफरेंस होता है, बायसनेस कहलाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अ, आपने एक वेइंग स्केल लिया, उस वेइंग स्केल पे अ, आपने वेट रखा, और वेट को आपके रेफरेंस वैल्यू आपको मालूम है कि ये जो वेट है मेरा, ये लेट से 10 kg का है। उस 10 kg के रिस्पेक्ट में जब आपने बार बार उस वेट को 10 kg को उस पे वेइंग स्केल पे रखा, और कभी वैल्यू आपकी 10.1 आई, कभी आपकी 9.9 आई, तो इस तरह की 20 वैल्यूज का जब एवरेज आउट करते हो तो उनका जो डिफरेंस है वो आपका बायसनेस कहलाता है। तो आपका अगर बहुत सिंपल है, अगर आपका साइज सैंपल साइज कम है तो बायसनेस पॉसिबिलिटी कम है, ये पॉसिबिलिटी की बायसनेस उतनी कम होगी, और जितना ज़्यादा आपका लॉट साइज जितना बड़ा होगा तो बायसनेस उतना बड़ा होने की बहुत संभावनाएं हैं, बहुत चांसेस है कि बायसनेस उतना ज़्यादा हो।
लीनियरिटी की बात करते हैं साथियों। लीनियरिटी में आप इस स्केल से आप समझ सकते हैं, एक्स एक्सिस पे मैंने अगेन वेट लिया हुआ है और वाई एक्सिस पे ऑब्जर्व्ड वैल्यू है। तो अगर मैं बात करता हूँ कि अगर लेट से ये 0 to 100 है और मैं यहाँ पे 20, 40, 60 और 80 पे वेट लेता हूँ और उस वेइंग स्केल पे मेजर करता हूँ, तो अगर मेरा वेइंग स्केल लेट से 20 पे 20 रीडिंग है, 40 पे 40 रीडिंग है, 80 पे 80 रीडिंग है, तो अगर मुझे इस तरह की वैल्यूज मिलती हैं तो वो ट्रू वैल्यू होंगी। इसका मतलब है कि उसमें बायसनेस नहीं होगी। लेकिन अगर मैं देखता हूँ कि मेरा 20 पे तो 20 मिला, 40 पे लेट से 39 मिला और 80 पे 78 मिला, तो इसका मतलब ये है कि ओवर द रेंज में मेरी जो वैल्यूज हैं वो चेंज हो रही हैं। तो यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी है ये है बायसनेस, लेकिन ये क्या ओवर द रेंज है, ओवर द रेंज ऑफ दैट इक्विपमेंट। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं लीनियरिटी, और इस स्केल को हम लीनियरिटी स्केल कहते हैं। और हमें देख सकते हैं कि किस तरह से किसी फुल रेंज ऑफ स्केल में किस तरह से वैल्यू चेंज हो रही हैं। तो इस तरह से भी हम अपनी एक्यूरेसी को चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लीनियरिटी। साथ ही हम तीसरी जो बात करते हैं वो स्टेबिलिटी बात करते हैं। स्टेबिलिटी को ड्रिफ्ट भी कहते हैं। तो बेसिकली ड्रिफ्ट क्या है, ये ओवर द टाइम की बात करता है। ओवर द टाइम में हम देखते हैं कि हमारा जो वेरिएशन है वो किस तरह से बिहेव करता है। देखिए ये रेफरेंस वैल्यू है, यहाँ पे एक बेल कर्व है, रेफरेंस वैल्यू है, इस तरह से ये सेकंड बेल कर्व है और इस तरह से थर्ड बेल कर्व है। तो ओवर द टाइम में किस तरह से आपकी जो वैल्यूज हैं चेंज होती हैं, उस प्रॉपर्टी को दिखाने के लिए स्टेबिलिटी और ड्रिफ्ट की डेफिनेशन दी जाती है। तो हम इसे ऐसे समझेंगे, इट इज द टोटल वेरिएशन इन द मेजरमेंट obtained with a measurement system on the same part when measuring a same characteristic over a extended time period। सो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सेम पार्ट है, सेम प्रॉपर्टी है, सेम प्रॉपर्टी को जब हम एक टाइम के रिस्पेक्ट में चेक कर रहे हैं तो उसमें जो वेरिएशन है वो स्टेबिलिटी ड्रिफ्ट कहलाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल है समझने के लिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। स्प्रिंग की हम टेंशन की बात करते हैं। तो लेट्स से स्प्रिंग है, स्प्रिंग एक आपका एक पार्ट है और उस स्प्रिंग की आपने टेंशन चेक की है। तो उसकी टेंशन अगर आपने उसमें लेट्स से आपने उसमें एक कुछ वेट लगाया है, आपने 1 kg का वेट लगाया उस स्प्रिंग पे, और आप देखते हैं कि आज उसका जो स्प्रिंग का टेंशन है वो एक वैल्यू आ रही है, और आप 1 हफ्ते बाद चेक करते हैं, आप 10 दिन बाद चेक करते हैं, आप 1 साल के बाद चेक करेंगे, और आप अगर 5 साल के बाद चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि उससे टेंशन धीरे धीरे ओवर द टाइम लूज होती जाएगी या कम होती जाएगी। तो इस तरह की जो एरर है या इस तरह की जो प्रॉपर्टी है जब किसी मेजरमेंट सिस्टम में आती है तो उसे स्टेबिलिटी के तरीके से हम उसे डिफाइन करते हैं। हम साथ ही बात करते हैं प्रिसीजन की। प्रिसीजन या रिपीटिबिलिटी, तो बेसिकली रिपीटिबिलिटी जो फैक्टर है वो प्रिसीजन का एक फैक्टर है या प्रिसीजन को ही बताता है, इसलिए हम यहाँ पे रिपीटिबिलिटी की बात की गई है। रिपीटिबिलिटी में होता क्या साथियों, जब एक अप्रेजर या एक कोई ऑपरेटर एक इक्विपमेंट से किसी पार्ट पे कोई पर्टिकुलर रीडिंग लेता है और वो बार बार उस रीडिंग को लेता है और उसकी जो वैल्यूज है वो बार बार चेंज होती हैं, तो इस तरह का जो वेरिएशन होता है उसमें इक्विपमेंट वेरिएशन कहते हैं। यहाँ पे देखिए एपरेजर चेंज नहीं है। एपरेजर दैट मीन जो आपका इंस्पेक्टर है जो कि रीडिंग को ले रहा है, मेजरमेंट इक्विपमेंट को यूज कर रहा है, वो आपका सेम है, पार्ट आपका सेम है, प्रॉपर्टी आपकी सेम है और सेम मेजरमेंट वैल्यू को चेक कर रहा है, लेकिन वैल्यू चेंज हो रही है। तो इस तरह के वेरिएशन को हम कहेंगे इक्विपमेंट वेरिएशन, और ये रिपीटेबिलिटी के थ्रू हम चेक कर सकते हैं। साथियों हम रिप्रोड्यूसिबिलिटी की बात करते हैं। रिप्रोड्यूसिबिलिटी में साथियों देखिए 3 अप्रेजर हैं, A B C। अप्रेजर का मतलब यहाँ पे इंस्पेक्टर से बात हो रही है जो कि मेजरमेंट सिस्टम में एक रोल मेजरमेंट सिस्टम में डेटा को कैप्चर कर रहा है विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग इक्विपमेंट। तो देखिए एक इसमें क्या है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी में एक ही पार्ट है, एक ही प्रॉपर्टी को चेक कर रहा है, एक ही इक्विपमेंट है, लेकिन आपके अप्रेजर चेंज है। तो अप्रेजर ए का जो बेलकोर बनता है वो इस तरह बनता है, अप्रेजर बी का यहाँ पे बनता है और अप्रेजर सी का यहाँ पे बनता है। तो इस तरह में जो डिफरेंस होता है, हम यहाँ पे देखें ए और बी का हम डिफरेंस देखें, तो ये जो डिफरेंस है ये रिप्रोड्यूसिबिलिटी को हमें बताता है। हम इसे एपरेजर वेरिएशन भी कहते हैं। एपरेजर वेरिएशन का मतलब है कि यहाँ पे आपके एपरेजर या आपके इंस्पेक्टर चेंज हो रहे हैं, लेकिन वो प्रॉपर्टी जिसे वो चेक कर रहे हैं वो सेम है, इक्विपमेंट सेम है, पार्ट आपका सेम है, लेकिन
क्योंकि तीनों ऑपरेटर की या तीनों इंस्पेक्टर की स्किल में डिफरेंस है, इसीलिए जो वैल्यूज आ रही हैं वो अलग अलग आ रही हैं। तो ये भी एक तरह का एरर है और इसे रिप्रोड्यूसिबिलिटी एरर हम कह सकते हैं, या इसे एपरेचर वेरिएशन हम कहते हैं। मेजरमेंट सिस्टम में साथियों देखिए, हमने यहाँ पे अभी बायसनेस की बात पढ़ी, बायसनेस को समझा, लिनियरिटी को समझा, ड्रिफ्ट को समझा, स्टेबिलिटी को समझा, और रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी को समझा। तो ये सारे एरर्स हैं। तो अगर हम इन सारी एरर्स को कंबाइन करते हैं, हम ये कहें कि मेजरमेंट सिस्टम में, क्योंकि देखिए एरर जीरो तो कभी नहीं हो पाती, बिल्कुल कंप्लीट जीरो नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ एरर हमेशा सिस्टम में होंगी। तो अगर हम इन एरर्स को कंबाइन कर देते हैं, तो इन एरर्स को कंबाइन करके जो मेजरमेंट सिस्टम में जो एक अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है, उसे हम कहते हैं मेजरमेंट अनसर्टेनिटी। तो मेजरमेंट अनसर्टेनिटी बेसिकली क्या हो गई, कि कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द एरर्स हो गई। तो यहाँ पे मैंने एक अच्छा एग्जांपल लिया आपको समझाने के लिए। लेट्स से एक बीकर है, बीकर में पानी भरा हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पे जो वैल्यूज है, यहाँ पे 70 का स्केल है, तो यहाँ पे 70.4 और 70.6। तो यू कैन नॉट से कि ये 70.4 या 70.6 है। तो यहाँ पे आपका जो स्पेक है 70.5 प्लस माइनस 0.01 ml है। तो यहाँ पे जो आपका 0.01 ml ये मेजरमेंट अनसर्टेनिटी में काउंट होता है, मेजरमेंट अनसर्टेनिटी में काउंट हो रहा है। तो यहाँ पे हमें समझने की जरूरत है कि मेजरमेंट अनसर्टेनिटी को ही कैप्चर करने के लिए, प्रोसेस की अनसर्टेनिटी और मेजरमेंट अनसर्टेनिटी को हम कंबाइन करते हैं, इसी को कैप्चर करने के लिए या इसी को कवर करने के लिए हम जब किसी डायमेंशंस को जब स्पेसिफिकेशन हम देते हैं या हम कोई वैल्यू देते हैं, तो वहाँ पे टॉलरेंसेस दी जाती हैं। तो यहाँ पे ये टॉलरेंसेस दी गई हैं ताकि जो आपके प्रोसेस की अनसर्टेनिटी है, मेजरमेंट की अनसर्टेनिटी है, वो कवर हो जाए। अगर हम वो नहीं देते हैं, अगर हम टॉलरेंसेस नहीं देते हैं, तो ये अनसर्टेनिटी हमारे हमेशा रहेंगी और हमारी जो वैल्यूज आएंगी वो हमेशा गलत आएंगी और हमें कंफ्यूज करेंगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फंडामेंटल है मेजरमेंट अनसर्टेनिटी का। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैपेबिलिटी की, मेजरमेंट कैपेबिलिटी की, जिसे हम P/T रेशियो भी कह देते हैं, प्रिसीजन टू टॉलरेंस रेशियो। तो बेसिकली देखो साथियों, जैसे प्रोसेस की कैपेबिलिटी की बात होती है, वैसे मेजरमेंट सिस्टम की भी कैपेबिलिटी की बात होती है, जिसे हम P/T रेशियो की हेल्प से हम दिखाते हैं, और इसे प्रिसीजन टू टॉलरेंस रेशियो कहा जाता है। तो बेसिकली प्रिसीजन टू टॉलरेंस रेशियो फॉर्मूला ऑलमोस्ट जैसे प्रोसेस कैपेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, उसी तरह का फॉर्मूला होता है, जिसमें हम 6 सिग्मा MS डिवाइड बाय टॉलरेंस इंटू 100 की बात करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे अगली जो डेफिनेशन को समझते हैं, यहाँ पे NDC है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैटेगरी की बात करते हैं, जिसका फॉर्मूला 1.41 इंटू सिग्मा पार्ट ऑब्लिक सिग्मा MS मेजरमेंट सिस्टम है। और NDC की वैल्यू आपको मालूम है, मिनिमम 5 होनी चाहिए, 5 और 5 से ज्यादा होनी चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है कि आपका NDC 5 का मतलब क्या, NDC 5 या 5 से ज्यादा का मतलब ये है कि आपका जो इक्विपमेंट होगा, इक्विपमेंट आपका, आपको वो इक्विपमेंट सेलेक्ट करना होगा जो कि टॉलरेंसेस, जो भी डायमेंशंस आप चेक कर रहे हैं और उसमें जो टॉलरेंस दे रखी है, उसका 1/10 आपका आपको लेना होगा। लेट से मैं आपको बोलता हूँ कि आपको एक लेंथ चेक करनी है जो कि 10 प्लस माइनस 0.1 है, तो ये 9.9 भी हो सकती है और 10.1 भी हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए 0.1 की टॉलरेंस दी गई है। तो इस 0.1 की टॉलरेंस को चेक करने के लिए मुझे जो स्केल लेना होगा या मुझे जो इक्विपमेंट लेना होगा, वो ऐसे लेना होगा जिसकी लीस्ट काउंट क्या है, 0.1 को अगर मैं 110 से मल्टीप्लाई करता हूँ या 10 से डिवाइड करता हूँ 0.1 को, तो 0.01 आता है। इसका मतलब यह है कि मुझे यहाँ पे वर्नियर कैलिपर लेना होगा जिसका लीस्ट काउंट 0.01 है। तो 0.01 वर्नियर कैलिपर की हेल्प से ही मैं इस डायमेंशंस को प्रॉपरली मेजर कर सकता हूँ। तो साथियों, हमने MSA के सारे फैक्टर्स को पढ़ा, MSA बायसनेस को पढ़ा, लीनियरिटी, स्टेबिलिटी, रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी को हमने यहाँ पे समझा है। देखिए हम कैलिब्रेशन प्रोसेस को भी थोड़ा समझ लेते हैं। कैलिब्रेशन प्रोसेस क्या है, हमने पीछे बात की मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस में, हमने बात की एक्यूरेसी की और प्रिसीजन की। तो देखिए एक्यूरेसी को ही चेक करने के लिए हम कैलिब्रेशन प्रोसेस को फॉलो करते हैं।
और बेसिकली प्रिसीजन को करने के लिए हम गेज आर एंड आर से कर सकते हैं। तो अगर हम अपने इंटरनल सिस्टम में गेज आर एंड आर करते हैं तो हम वहां से ये देख सकते हैं कि हमारे मेजरमेंट सिस्टम में कितना हमारा मेजरमेंट सिस्टम कितना प्रिसाइज है। लेकिन हमें अगर अपने मेजरमेंट सिस्टम की या इक्विपमेंट की अगर हमें एक्यूरेसी चेक करनी है तो हमें उस इक्विपमेंट को कैलिब्रेशन प्रोसेस के थ्रू चेक करवाना होगा, जो कि बेसिकली एनएबीएल सर्टिफाइड लेबोरेटरी को हम भेजते हैं और वहाँ पे एनएबीएल सर्टिफाइड लेबोरेटरी ये चेक करती है कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो कितना एक्यूरेट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है जिसकी हेल्प से हम ये समझ सकते हैं कि कैलिब्रेशन के थ्रू हम एक्यूरेसी को चेक करते हैं। अब साथियों अगला क्वेश्चन आता है कि हम कैलिब्रेशन फ्रीक्वेंसी कैसे डिसाइड करें। तो देखिए कैलिब्रेशन फ्रीक्वेंसी को डिसाइड करने के लिए उसका यूजेज रेट, कंडीशन ऑफ यूज, स्किल लेवल ऑफ पर्सनल, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एक्सपेक्टेड, कॉस्ट ऑफ कैलिब्रेशन, ये सारे फैक्टर हमें ध्यान रखने की जरूरत है। हम इन फैक्टर को ध्यान रख के ये कंफर्म कर सकते हैं कि हमें अपने कैलिब्रेशन की फ्रीक्वेंसी क्या रखनी है। शॉप फ्लोर पे जनरली जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं साथियों वो वर्नियर कैलिपर, डिजिटल कैलिपर, माइक्रोमीटर, 1 इंच डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोमीटर, ये कुछ मैंने यहाँ पे आपको दिखाए हैं। इसके अलावा बहुत सारे वर्नियर हाइट गेज हैं, कैलिपर्स हैं, सीएमएम है, बहुत सारे गेजेस वो सारे यूज होते हैं। एक मैंने एग्जाम्पल साथियों यहाँ पे लगाया है समझने के लिए कि हमें समझे कि कौन से इक्विपमेंट में कौन से जो फैक्टर्स हैं वो एप्लीकेबल हैं। देखिए हम वर्नियर कैलिपर या माइक्रोमीटर की बात करते हैं तो वर्नियर कैलिपर या माइक्रोमीटर के केस में बायसनेस एप्लीकेबल है। इसका मतलब ये है कि बायसनेस को हम चेक कर सकते हैं, लीनियरिटी हम चेक कर सकते हैं और जी आर एंड आर इसमें हम कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें स्टेबिलिटी चेक नहीं कर सकते। या स्टेबिलिटी हम ये कहते हैं कि स्टेबिलिटी एप्लीकेबल नहीं है इस केस में। हम सीएमएम की बात करेंगे, जो कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन होती है उसमें बायसनेस एप्लीकेबल है, लीनियरिटी एप्लीकेबल है, स्टेबिलिटी एप्लीकेबल है एंड जी आर एंड आर एप्लीकेबल नहीं है। क्योंकि सीएमएम बेसिकली क्या है, सीएम में जो एपरेचर वेरिएशन है या जो एपरेचर का रोल है, ऑपरेटर जो इंस्पेक्टर का रोल है वो काफी कम होता है, तो वहाँ पे रिपीटेबिलिटी या रिप्रोड्यूसिबिलिटी की जो एरर है वो काफी कम होने के चांस है। इसीलिए वहाँ पे जी आर एंड आर एप्लीकेबल नहीं होता है सीएमएम के केस में। स्लिप केस की बात करें, स्लिप केस के केस में बायसनेस एप्लीकेबल है, स्टेबिलिटी और लीनियरिटी एप्लीकेबल नहीं है और जी आर एंड आर गेज आर एंड आर एप्लीकेबल है। साथियों हम एयर गेजेस की बात करेंगे जो कि शॉप फ्लोर पे काफी यूज होते हैं। एयर गेजेस केस में बायसनेस, लीनियरिटी, स्टेबिलिटी एंड गेज आर एंड आर ये चारों चीजें एप्लीकेबल है और हम चारों चीजों की हेल्प से अपने मेजरमेंट सिस्टम की, एयर गेजेस के मेजरमेंट सिस्टम की एक्यूरेसी और प्रिसीजन को निकाल सकते हैं। साथियों मैंने यहाँ पे कंक्लूड किया है यहाँ पे मेजरमेंट एरर। देखिए मेजरमेंट एरर दो तरीके से होंगी, एक्यूरेसी एरर होंगी, प्रिसीजन एरर एरर्स होंगी। एक्यूरेसी एरर्स को हम स्टेबिलिटी, बायसनेस और लिनियरिटी की हेल्प से चेक कर सकते हैं और इस एरर को ठीक करने के लिए हमें कैलिब्रेशन, इक्विपमेंट का कैलिब्रेशन करवाने की जरूरत पड़ती है। हम बात करते हैं प्रिसीजन की, तो प्रिसीजन में रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी की बात करते होती है। तो यहाँ पे रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी के लिए हम क्या करेंगे, गेज आर एंड आर करते हैं और इसमें जो एरर्स हैं बेसिकली अगर हमें रिप्रोड्यूसिबिलिटी की एरर इसमें हमें दिखती है तो यहाँ पे जो इंस्पेक्टर उसके स्किल पे काम करने की जरूरत है, उनको ट्रेनिंग देने की जरूरत है, उनको ये बताने की जरूरत है कि किस तरह से वो एक सही मेजरमेंट को ले सकते हैं। और हम रिपीटेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे इक्विपमेंट वेरिएशन आता है, तो इक्विपमेंट वेरिएशन में अगेन हमें देखना होता है कि उस इक्विपमेंट में क्या एरर्स हैं और वो एरर्स को हम क्या वो उस एरर्स के साथ हम अपने इक्विपमेंट को यूज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से सारी एरर्स हमने यहाँ पे कवर की हैं। कुछ जनरल गाइडलाइंस हैं एमएसए करते समय। देखिए करेक्ट वेरिएबल इज सेलेक्टेड फॉर चूजन इक्विपमेंट, तो वेरिएबल हमें सही सेलेक्ट करना होगा किसी भी इक्विपमेंट के लिए। अगर हम वर्नियर कैलिपर यूज कर रहे हैं तो हमें वही डायमेंशंस लेनी होंगी जो कि वर्नियर कैलिपर से हम चेक कर सकते हैं। वेरीफाई मेजरमेंट सिस्टम लीस्ट काउंट एट द रेट ऑफ 10% ऑफ टॉलरेंस। सो जैसे मैंने पहले बताया कि आपका जो इक्विपमेंट होना चाहिए बाई 1/10 होना चाहिए टॉलरेंसेस का। 5% टॉलरेंस इज आइडियल इफ पॉसिबल। तो साथियों हमें से दो फेज में कैरिड आउट होता है। फेज 1 में हम बात करेंगे, हम बायस और लिनियरिटी की बात करते हैं। फेज 2 में हम बात करते हैं, फेज 1 में बायसनेस, लिनियरिटी, स्टेबिलिटी की बात करते हैं। फेज 2 में गेज आर एंड आर की बात करते हैं। तो साथियों इस तरह से आज हमने
MSA को समझा है, मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस को समझा है, और हमने इसमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को, बायसनेस, लीनियरिटी, स्टेबिलिटी, रिपीटेबिलिटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, इन सबको समझा, और इन सारी एरर्स को मिला के जो मेजरमेंट अनसर्टेनिटी की एरर है उसकी डेफिनेशन को भी समझा, और ये भी समझा कि मेजरमेंट अनसर्टेनिटी और प्रोसेस अनसर्टेनिटी को कवर करने के लिए टॉलरेंसेस दी जाती हैं, और अगर ये टॉलरेंसेस की हेल्प से ही हम अपने जो पूरा मेजरमेंट सिस्टम है उसे चेक करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो वैल्यूज हैं वो उस टॉलरेंसेस में आ रही हैं नहीं आ रही हैं। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। आगे दोबारा मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। नमस्कार। जय हिंद।